करंट्स का है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बेसिकली हम इसमें समझाना ये चाह रहे हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट्स वाले सर्किट्स में, जो ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स हैं उनमें हम करंट और वोल्टेजेस को किस तरीके से ऐड वगैरह करते हैं वो चीज समझा रहे हैं। तो जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में ये है कि एमीटर A1 इन द ब्रांच ऑफ रेजिस्टेंस R और एमीटर A2 इन द ब्रांच ऑफ इंडक्टर। प्रोसीजर क्या है वो समझिएगा, बेसिक पॉइंट की। एंड देन उसके बाद इन्होंने एक सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा रखा है यहाँ पर और एक मेन एमीटर A3, इस टाइप से लगा रखा है सर्किट। अब इसमें पूछा ये गया है कि जो A1 और A2 एमीटर्स की जो रीडिंग होगी, रीडिंग ऑफ A1, रीडिंग ऑफ A2 और रीडिंग ऑफ A3, इनमें आपस में क्या रिलेशन होगी। क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो A1 रीड करेगा और जो A2 रीड करेगा, क्या इनका समेशन A3 वाले एमीटर की रीडिंग होगी या फिर कुछ डिफरेंट आंसर होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को पूछने का पर्पस और रिवाइज कराने का पर्पस ये है कि ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में, मतलब अगर ये डीसी सर्किट्स होते, अगर ये डीसी सर्किट्स होते तो हम कह सकते थे कि करंट जो A1 में जाएगा और करंट जो A2 में जाएगा, A1 और A2 इनकी जो करंट्स होंगी, इनका समेशन बाहर वाली ब्रांच में आ रहा होगा किरचॉफ जंक्शन रूल के हिसाब से। बट ये काम यहाँ पर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में, पहली बात तो ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में जो भी हम मेजरमेंट करते हैं, आइदर बाय एमीटर और बाय वोल्टमीटर, मेजरमेंट जो आप करते हो वो हमेशा आरएमएस वैल्यू होती है। मतलब अगर A1 कुछ करंट मेजर करेगा तो वो रेजिस्टेंस वाले ब्रांच की आरएमएस करंट होगी। सिमिलरली A2 अगर कुछ मेजर करेगा तो वो इंडक्टर वाले ब्रांच की आरएमएस करंट होगी। A3 अगर कुछ मेजर करेगा तो वो मेन ब्रांच की आरएमएस करंट होगी। इट इज ऑलवेज द आरएमएस करंट व्हिच इज मेजर्ड बाय द एमीटर्स और वोल्टमीटर अगर होंगे तो। डीसी सर्किट में हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू मेजर करते हैं और एसी सर्किट्स में, ऑल्टरनेटिंग वाले सर्किट्स में आरएमएस। उसके अलावा रूल ये है कि जैसे ये आर और एल की अगर हम बात करें तो आर और एल यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं। इनमें करंट और वोल्टेजेस को ऐड करने का सबसे जो अच्छा तरीका है, सबसे बेस्ट मेथड फॉर एडिंग द करंट, आरएमएस करंट या फिर मैक्सिमम करंट। आरएमएस करंट या फिर मैक्सिमम करंट, इनको अगर ऐड करना हो तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि सबसे पहले ये देखा जाए कि यहाँ पर सीरीज और पैरेलल में से कौन सा कॉम्बिनेशन चल रहा है। इसमें आर और एल पैरेलल में है तो पैरेलल सर्किट्स होने की वजह से दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एक कॉमन चीज होगी। तो जो कॉमन पैरामीटर होगा करंट और वोल्टेज में से, ये डिपेंड करेगा सीरीज और पैरेलल के ऊपर। पैरेलल में करंट इज कॉमन, तो आप क्या करो, आर और एल का जो कॉमन वोल्टेज है उसको एक वेक्टर की तरीके से प्लॉट करें। आर और एल के कॉमन वोल्टेज को एज अ वेक्टर, एज वेक्टर, और जो इनकी करंट्स हैं, मतलब जो A1 यानी कि R में जो करंट है और A2 मतलब कि जो L में करंट है, इन करंट्स को जो भी इनका वोल्टेज से फेज डिफरेंस बनता है, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस के अंदर जो वोल्टेज है और रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट है वो सेम फेज में होते हैं। इंडक्टर में जो वोल्टेज है और इंडक्टर में जो करंट है वो 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे होते हैं। तो पहले जो कॉमन चीज है उसको वेक्टर के तरीके से बना लिया। ये जो वेक्टर में V लिखा है ये इसकी आरएमएस वैल्यू है या फिर ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर हम रीडिंग्स पुट कर रहे हैं तो ये आरएमएस होगी। उसके बाद आर में जो करंट है उसको वोल्टेज की ही डायरेक्शन में दिखा देते हैं। मतलब ये A1 हो गया एक तरीके से A1 करंट, इसको I1 लिख देते हैं। और जो इंडक्टर में करंट है वो इंडक्टर के वोल्टेज के साथ 90 डिग्री लैग कर रहा होगा। इंडक्टर में 90 डिग्री लैगिंग दिखाते हो, तो इंडक्टर वाली ब्रांच में जो करंट है वो इस वोल्टेज वाले वेक्टर से 90 डिग्री नीचे की तरफ लैग करता हुआ। I1 मीन्स रीडिंग ऑफ A1, I2 मीन्स रीडिंग ऑफ A2। और उसके बाद क्या करेंगे कि I1 और I2 का रिजल्टेंट ले आए। जो I1 और I2 है इनका एक रिजल्टेंट,
और ये रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो ये हमारा A3 का हो जाएगा, मतलब जो A3 है उसकी करंट मींस I3। तो क्लियरली इस वेक्टर वाले डायग्राम से समझ सकते हैं कि जो I3 है वो I1 प्लस I2 नहीं होगा। सिंपल सा रूल है, ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट या वोल्टेज जब भी ऐड करना हो आपको, हमेशा वेक्टर के डायग्राम में जाओ, सबसे पहले उस वेक्टर को प्लॉट करेंगे जो कॉमन होगा। पैरेलल में वोल्टेज कॉमन वेक्टर होगा और सीरीज में करंट कॉमन वेक्टर होगी। कॉमन वेक्टर को प्लॉट करने के बाद डिफरेंट ब्रांचेस में जो करंट्स हैं उनको फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग प्लॉट करके जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो आपका मेन ब्रांच जो है यानी A3, इसका करंट I3। तो ये 100% क्लियर है कि जो I3 होगा वो रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, मतलब कि अगर यहाँ पर I1 रीडिंग चल रही है और A2 में I2 रीडिंग चल रही है, I1 एंड I2 अगर इन ब्रांचेस में रीडिंग है तो A3 वाला एमीटर जो रीड करेगा वो स्क्वायर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। I1 I2 I3 ये तीनों ही RMS वैल्यूज हैं। यही चीज बी वाले पार्ट में कर सकते हैं। बी वाले पार्ट में यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, तो जब कैपेसिटर लगेगा तो ये जो I2 करंट है वो नीचे न जा करके ऊपर चली जाएगी। तो कुल मिलाकर के वेक्टर के थ्रू ऐड करना सीखिएगा, इसमें डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, बाय द वेक्टर। ये बेसिक पॉइंट्स हैं, इस पर चाहे जितना मर्जी एडवांस क्वेश्चन दे। सेकंड क्वेश्चन में, जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन में आरसी सर्किट लगाया हुआ है और उसमें वोल्ट मीटर्स यूज किए गए हैं। तो सेकंड वाले सर्किट में अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो सर्किट है उसके हिसाब से एक आरसी लगा है और उसमें ऐसे करके एक ईएमएफ लगा रखा गया है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। और एक वोल्ट मीटर R1 पे लगा हुआ है, सेकंड वोल्ट मीटर हमारा कैपेसिटर पे लगा हुआ है V2, एंड तीसरा वोल्ट मीटर जो है वो सोर्स पे लगा हुआ है। अब इसमें भी यही चीज पूछा गया है कि सेम क्वेश्चन ये पूछा गया है क्या कि V1 और V2 जो रीडिंग्स देंगे हमें, V1 की रीडिंग और V2 की जो रीडिंग होगी, क्या उनको डायरेक्टली ऐड करके हम V3 निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को करने का पर्पस सिर्फ इतना है कि ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में ये मेथड हम नहीं लगाते हैं। दो इंस्ट्रूमेंट्स के रीडिंग्स को डायरेक्टली ऐड करके आप थर्ड इंस्ट्रूमेंट का आंसर नहीं दे सकते। इनमें जो इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग होगी वो वेक्टर के लॉ के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। वेक्टर के लॉ के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे वो देखिए। इस बार आरसी सीरीज में लगा हुआ है, आर एंड सी इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज के हिसाब से जो कॉमन चीज होगी वो करंट हो गई। सीरीज में करंट कॉमन है तो सबसे पहले करंट प्लॉट करिए। अब मतलब करंट को रेफरेंस मान लेते हैं, जो कॉमन है उसको रेफरेंस मान लीजिए। नाउ आर के, आर का जो वोल्टेज V1 है वो करंट के डायरेक्शन में रहेगा, और कैपेसिटर का जो वोल्टेज V2 है, कैपेसिटर का जो वोल्टेज V2 है वो इस करंट से 90 डिग्री लैग करवा दीजिए। कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करेगा, तो आर का वोल्टेज कैपेसिटर का वोल्टेज एंड देन इनको ऐड करके नेट वोल्टेज V1 V2 को वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वोल्टेज मतलब ये जो सोर्स लगाया है इसका वोल्टेज यानी कि V3, यहाँ पर V3 मिल जाएगा हमें। तो सेम चीज फिर आएगी कि V3 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। मतलब पहले दो क्वेश्चन का पर्पस सिर्फ ये बताने का है कि करंट और वोल्टेजेस अगर हमको ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में जब भी ऐड करना होगा वो फेजर डायग्राम यानी कि वेक्टर मेथड से ऐड करें। उसके अलावा मतलब हम वेक्टर मेथड यूज करेंगे रिजल्टेंट वोल्टेज निकालने के लिए, या फिर वेक्टर मेथड यूज करेंगे रिजल्टेंट करंट निकालने के लिए। उसके अलावा ये जो वोल्टेजेस हैं और ये जो करंट्स हैं इनका आपस में रिलेशन होता है। V1 अगर R का वोल्टेज है तो आप V1 को लिख सकते हो करंट मल्टीप्लाइड बाय R। V2 अगर कैपेसिटर का वोल्टेज है तो इसको लिख सकते हैं करंट मल्टीप्लाइड बाय XC 1/ωc, उसका जो रिएक्टेंस है। इसमें फिर से एक बार मेंशन कर रहा हूँ कि जब इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, एमीटर वोल्ट मीटर लगाए गए हैं, तो ये जितनी भी वैल्यूज आपके सामने आ रही है ये सब RMS वैल्यूज आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी तो इसमें √2 और मल्टीप्लाई करेंगे।
ना इसी तरीके से अगर हम थर्ड क्वेश्चन को देखें, मतलब एक कॉमन मेथड लेकर के चलिए, कॉमन मेथड, थर्ड क्वेश्चन भी अगर ऐसे ही देखें तो उसमें एलसीआर सर्किट सीरीज में है मान लो, तो जैसे ये सर्किट हमें दिया गया और इसके अंदर कहा गया है कि करंट कितना होगा, और दे रखा है कि ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी बराबर, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। हालांकि ये काफी फेमस क्वेश्चन है तो इसका आंसर वैसे भी याद होगा हमें। ये रेजोनेंस की कंडीशन है यहाँ पर, फिर भी एक बार समझाने के लिए, तीनों सीरीज में है, तीनों सीरीज में लगे हैं, तो सबसे पहले हमने करंट प्लॉट किया, फिर तीनों के इंडिविजुअल वोल्टेजेस, रेजिस्टेंस का वोल्टेज करंट के डायरेक्शन में, कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री नीचे की तरफ, इंडक्टर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री ऊपर की तरफ। इन तीनों वोल्टेजेस का वेक्टर रिजल्टेंट, मतलब वी आर, वीसी और वीएल, इनका जो वेक्टर रिजल्टेंट है वो इस सोर्स का वोल्टेज है। मतलब अगर सोर्स का वोल्टेज हम ई नॉट मानते हैं तो वी आर, वीएल और वीसी, इन तीन का रिजल्टेंट हमारा ई नॉट के बराबर है। उसके अलावा ये जो वी आर है इसको हम आई इंटू आर लिखेंगे, वीसी आई इंटू एक्ससी लिखेंगे, और वीएल आई इंटू एक्सएल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तीनों वोल्टेज की रिजल्टेंट वैल्यू ई नॉट के बराबर है, क्योंकि इसमें ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी बराबर दे दिया गया है, मतलब एक्सएल और एक्ससी बराबर है। तो वीएल और वीसी ये दो वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे, तो वीएल वीसी वेक्टर कैंसिल, बच गया सिर्फ वी आर, यानी कि वी आर ही हमारा रिजल्टेंट आएगा। जब ये दोनों वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे तो जो वी आर बचा है यही रिजल्टेंट है, और जो रिजल्टेंट है उसको हम ई नॉट के बराबर करेंगे। तो सिंस वी आर ही रिजल्टेंट है इसको ही ई नॉट के बराबर कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू ई नॉट, एंड करंट की वैल्यू ई नॉट डिवाइडेड बाय आर, एंड जो वी आर है वही हमारा रिजल्टेंट है। तो जो रिजल्टेंट है और जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा इसमें। इसी में इसी में जो दूसरा पार्ट दिया गया क्वेश्चन का, कि अगर ये एल और सी पैरेलल में लगा देते हैं, मान लीजिए सेम कंडीशन पर अगर एल और सी पैरेलल में आ जाए, तो इसमें अगर हमको आंसर निकालना हो, मान लीजिए कि एल सी इन पैरेलल, तो इसको पहले जनरलाइज तरीके से देखें कि जनरलाइज करना होता तो कैसे करते हैं। अगर देखिए इसमें एल एंड सी पैरेलल में है और आर उनके सीरीज में है, तो अगर इसमें मुझे बनाना हो वेक्टर डायग्राम, यानी कि फेजर डायग्राम, जनरलाइज इसे भी बनाना, इस कंडीशन पे नहीं, जनरल कंडीशन पर अगर इसमें फेजर डायग्राम बनाना हो तो ऐसे बना सकते हैं। देखिए एल और सी पैरेलल में है तो इनके लिए वोल्टेज कॉमन हो जाएगा, जो एल एंड सी है इनका वोल्टेज कॉमन होगा, और आर तो ऐसे मान लीजिएगा कि एल और सी, एज्यूम कर लेंगे कि एल और सी इन पर जो वोल्टेज आएगा, सपोज कर लेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज हमारा V2 आ रहा है और आर पे जो वोल्टेज आ रहा है वो V1 आ रहा है, मतलब V2 इज द कॉमन वोल्टेज ऑफ एल एंड सी। तो हम स्टार्ट ऐसे करेंगे, देखो पहले मैं V2 प्लॉट कर रहा हूं, विच इज द कॉमन वोल्टेज फॉर एल एंड सी। नाउ एल और सी में करंट प्लॉट करेंगे, तो इंडक्टर में जो करंट प्लॉट करेंगे वो V2 से 90 डिग्री नीचे की तरफ, मतलब ये हो जाएगा हमारे लिए आई एल। कैपेसिटर में जो करंट प्लॉट करेंगे वो V2 से 90 डिग्री ऊपर की तरफ, यानी कि IC। अभी आर के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं हम, अभी हम सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि जो एल और सी है यहाँ पर V2 वोल्टेज है, तो इस V2 वोल्टेज को पहले प्लॉट किया और V2 से 90 डिग्री ऊपर IC प्लॉट किया, V2 से 90 डिग्री नीचे IL प्लॉट कर दिया हमने। अब ये जो IC और ये जो IL है इनका V2 से रिलेशन होगा, मतलब जो IC है इसको हम लिख सकते हैं V2 डिवाइडेड बाई
एक्स सी, बिकॉज V2 हम यहाँ पर वोल्टेज मान रहे हैं। सिमिलरली IL को लिखेंगे तो ये लिखेंगे V2 डिवाइडेड बाई XL। इस तरीके से बनेगा ये। अब उसके बाद क्या करेंगे, L और C में जो करंट जा रही है, L और C में जो करंट जा रही है, मतलब IL और IC, इनको डायरेक्टली नहीं ऐड करना है। L और C में जो करंट्स हैं, यानी कि IL और IC, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। हालांकि ये वाली जो कंडीशन है, इस पे वो तो जीरो आ जाएगा, इस कंडीशन पे तो जीरो आ जाएगा आंसर। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये दोनों बराबर हो गए। जब दोनों बराबर हो गए तो IC और IL का रिजल्टेंट, मतलब जो L में करंट है और जो C में करंट है, ये दोनों जो करंट्स हैं, इनका जो रिजल्टेंट है वो करंट हमारा R में आएगा। हम DC सर्किट्स में क्या करते थे कि दोनों करंट्स डायरेक्टली ऐड करके इसमें बोल देते थे। AC में वही ऐड करने का काम वेक्टर के अकॉर्डिंग कर दीजिए। L और C में जो करंट्स ऐड करेंगे उनका रिजल्टेंट R में हो जाएगा। तो अगर ओमेगा एल ओमेगा सी के बराबर है, ओमेगा एल 1/ओमेगा सी, तो ये दोनों वेक्टर्स कैंसिल आउट कर जाएंगे, रिजल्टेंट वैल्यू जीरो आ जाएगी, विच मीन्स कि इस सर्किट में कोई करंट ही नहीं आएगी। बट अगर ये बराबर नहीं होते, मान लीजिए कोई एक ज्यादा होता, अगर कुछ ऐसा होता कि मान लेते हैं कि ओमेगा एल की वैल्यू बड़ी होती है अगर 1/ओमेगा सी से, तो इस केस में अगर ओमेगा एल की वैल्यू 1/ओमेगा सी से मान लो बड़ी होती, तो एक्स सी छोटा होने की वजह से आई सी बड़ा हो जाएगा, आई एल छोटा हो जाएगा। तो हम आई सी और आई एल का रिजल्टेंट लाएंगे। जब आई सी और आई एल का रिजल्टेंट लाएंगे और आई सी बड़ा है, तो वो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आया, आई सी माइनस आई एल। और आई एल और आई सी का रिजल्टेंट मतलब कि आर का करंट, इसको हम आई आर लिख देंगे। और जो आर में करंट है और जो आर में वोल्टेज है, ये सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो जिसको हम आई आर कह रहे हैं, इसी डायरेक्शन में, आई आर की ही डायरेक्शन में V1 दिखाएंगे, आई आर के डायरेक्शन में ही V1 दिखाएंगे। उसका एक दोबारा डायग्राम बनाए तो ऐसे, मतलब V2 और जिधर हमारा आई आर है उधर ही V1 दिखा दें, और आई आर और V1 में रिलेशन होगा V1 डिवाइडेड बाई आर, V1/R, ये हमारा आई आर। तो जिसको हम आई आर कह रहे हैं उसको लिख देंगे V1/R। अब V1 और V2 का रिजल्टेंट, इन दो वोल्टेजेस का रिजल्टेंट, यानी कि V1 V2 का रिजल्टेंट, वो हमारा E नॉट है। तो ये जो V1 V2 है, इनका रिजल्टेंट, उसको E नॉट कह दे रहे हैं। तो V1 V2 का रिजल्टेंट हमारा E नॉट हो गया, मतलब जो सोर्स का वोल्टेज है। और E नॉट और V1, E नॉट और V1 में, E नॉट और V1 में जो एंगल बनेगा, ये इस सर्किट का फेज डिफरेंस कहलाएगा। क्योंकि V1 IR की डायरेक्शन में है, IR रिजल्टेंट करंट है, तो रिजल्टेंट करंट और जो मेन वोल्टेज है, इन दोनों के डायरेक्शंस के बीच का एंगल, ये इस सर्किट का फेज डिफरेंस फाई कहलाएगा। तो अगर इस सर्किट में हमें tan फाई मान लो निकालना होता कि फेज डिफरेंस क्या बनेगा इस क्वेश्चन में, तो अगर मुझे tan फाई वगैरह निकालना होगा तो आंसर कुछ ऐसे निकाल सकते हैं कि tan ऑफ फाई विल बी, tan फाई विल बी दिस परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि V2/V1, tan फाई इक्वल्स टू V2/V1 कर देंगे। तो ये सब करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं कि tan ऑफ फाई इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाई V1, जिसमें जो V2 है वो, जिसमें जो V2 है उसको या तो IC इंटू XC लिखेंगे या फिर IL इंटू XL लिखेंगे। V2/V1, V2 को निकालने के लिए इधर IL इंटू XL या फिर IC इंटू XC, और IC माइनस IL की वैल्यू V1/R है। तो बेसिकली क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर IC की जगह पर, IC की जगह पर V2/XC रख दूं, तो IC की जगह पर V2 डिवाइडेड बाई XC और IL की जगह पर V2/XL। तो V2/XC
माइनस वी टू बाई एक्सएल, वी टू बाई एक्स सी माइनस वी टू बाई एक्सएल इक्वल टू वी वन बाई आर, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो वी टू बाई एक्स सी माइनस वी टू बाई एक्सएल इक्वल टू वी वन बाई आर, एंड सो इससे वी टू बाई वी आर, वी टू और वी वन का रेशियो डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। तो वी टू बाई वी वन जब निकालेंगे तो वी टू बाई एक्स सी माइनस वी टू बाई एक्सएल इक्वल टू वी वन बाई आर, वी टू अपॉन वी वन जब निकालेंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन एक्स सी माइनस 1 अपॉन एक्सएल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन आर। ये सर्किट का फेज डिफरेंस आ जाएगा। इस तरीके से हमें प्रोसीड करना है आगे। और मतलब ये तीन शुरू के 3-4 क्वेश्चन फंडामेंटल्स पर हैं। देन अगर हम आगे देखें और कि फेजर डायग्राम्स कैसे बनाने हैं मेरे को इन सब में, और किस तरीके से आंसर्स निकालने हैं, कौन सा करंट कौन से वोल्टेज से रिलेट होगा। उसके पहले 4th नंबर क्वेश्चन में एक पॉइंट है रिवीजन का। 4th वाले क्वेश्चन में इन्होंने एक ऑल्टरनेटिंग सर्किट में पावर और टाइम के बीच में ग्राफ दिया गया है। कोई एक ऑल्टरनेटिंग सर्किट है जिसमें इन्होंने कहा है कि पावर और टाइम में कुछ ग्राफ है, एंड कुछ इस तरीके का ग्राफ दिया गया है, पावर वर्सेस टाइम ग्राफ, एंड समथिंग लाइक ऐसे करके वो ग्राफ दिया गया है। इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू दी गई है वो 4 पी नॉट है, और जो लोवेस्ट वैल्यू दी गई है वो माइनस पी नॉट है। हाईएस्ट वैल्यू 4 पी नॉट, लोवेस्ट वैल्यू माइनस पी नॉट, और दो मैक्सिमम वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो टाउ दे रखा है। दो मैक्सिमम वैल्यूज के बीच में टाउ का डिफरेंस। नाउ फेज डिफरेंस पूछा है इन्होंने वोल्टेज और करंट के बीच में। इसको हमने सिर्फ इस क्वेश्चन को कराने का पर्पज ये है, जनरली क्या होता है कि जब हम पावर पढ़ते हैं, पावर इन द ऑल्टरनेटिंग सर्किट जब हम पढ़ते हैं, तो जो फॉर्मूला हमें रिकॉल होता है वो ये वाला है। पावर इन द ऑल्टरनेटिंग सर्किट इज, मोस्टली हम जिस फॉर्मूले को याद करते हैं वो ये वाला है कि वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस एंड इंटू कॉस फाई। वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये है पावर का फॉर्मूला जनरली। एक्चुअली हमें सिर्फ ये रिमाइंड कराना था कि ये जो पावर का फॉर्मूला हमने याद कर रखा है, इसमें एक्चुअली ये एवरेज पावर का फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं वो एवरेज पावर है, और इंस्टेंटेनियस पावर थोड़ी अलग आती है। अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए करंट और वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू मल्टीप्लाई की जाती है। वोल्टेज की वैल्यू हम लिखते हैं वी मैक्सिमम इंटू साइन ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू लिखते हैं आई मैक्सिमम इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस तरीके से लिखते हैं, मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द इंस्टेंटेनियस करंट। जब इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आता है वी मैक्सिमम इंटू आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2, एंड देन थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं इसमें, मतलब ये आता है वी मैक्सिमम आई मैक्सिमम बाई 2, एंड देन ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर टर्म आता है cos फाइव एंड माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। मतलब पावर का जब डेरिवेशन करेंगे तो उसमें मिलेगा ये सब। ये इंस्टेंटेनियस पावर है, और जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस ही रहा होगा। अब इसमें मैक्सिमम और मिनिमम पावर देखें अगर, तो ये जो cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव है, cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वैल्यू cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वैल्यू -1 से +1 के बीच में जाएगी। बिकॉज जैसे जैसे टाइम चेंज करेंगे cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वैल्यू -1 से +1 के बीच में, जब इसको -1 से +1 के बीच में रखेंगे तो पावर की एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अच्छा, उसके अलावा ये जो 2 है, खैर इसको रहने दे सकते हैं, वी मैक्सिमम इंटू आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2। अदरवाइज चाहेंगे तो इस 2 को
तो √2 और √2 में स्प्लिट कर दें तो ये आरएमएस वैल्यूज बन जाती हैं। पॉइंट सिर्फ ये है कि जो मैक्सिमम पावर आएगी इस इक्वेशन के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से मैक्सिमम पावर वो वी मैक्सिमम इंटू आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 कॉस फाई, और यहाँ +1 आ जाएगा। और मिनिमम पावर जब निकालेंगे तो वी मैक्सिमम इंटू आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 कॉस फाई -1 आ जाएगा ये। सो मतलब कुल मिलाकर के ये चीज बनेगी यहाँ पर पी मैक्स। जब हम पी मैक्स निकालेंगे तो पी मैक्स विल बी वी मैक्सिमम इंटू आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 प्लस कॉस फाई आ जाएगा वो, ये पी मैक्स आ जाएगा। वी मैक्सिमम इंटू आई मैक्सिमम इंटू 1 प्लस कॉस फाई, ये आएगा पी मैक्स। और अगर पी मिनिमम निकालेंगे, पी मिनिमम, तो यहीं पर ये 1 माइनस कॉस फाई, यानी कॉस फाई -1। ऐसे में जब रेशियो फाइंड करोगे आप, पी मैक्सिमम और पी मिनिमम का जब रेशियो निकालोगे इस पूरे क्वेश्चन में, पी मैक्सिमम पी मिनिमम का रेशियो, तो कुछ इस तरीके का आएगा। पी मैक्स डिवाइडेड बाय मिनिमम पावर विल बी, ये कुछ ऐसा आएगा 1 प्लस कॉस फाई डिवाइडेड बाय कॉस फाई -1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हम कॉस फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे आराम से। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर दे रखा है 4p0, तो हम यहाँ पर पी मैक्स की वैल्यू 4p0 रखेंगे, पी मिनिमम की वैल्यू -p0 रखेंगे, मिनिमम पावर -p0, मैक्सिमम पावर 4p0। इसको सिंप्लीफाई करके फाई की वैल्यू आ जाएगी। और उसके अलावा दूसरा पार्ट जो उसमें समझने वाला है वो ये कि इंस्टेंटेनियस पावर में 2 ओमेगा टी का टर्म आ रहा है, मतलब यहाँ पर टर्म जो आ रहा है वो 2 ओमेगा टी है, विच मीन्स कि इस ग्राफ का जो टाइम पीरियड है, क्योंकि ये 2 ओमेगा टी है, तो टाइम पीरियड ऑफ द ग्राफ जब निकालेंगे तो टाइम पीरियड ऑफ द ग्राफ विल बी 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, वो इसका टाइम पीरियड बनेगा। यानी कि ये जो टाउ दिया गया है आपको, इट शुड बी 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। यहां से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से ओमेगा की वैल्यू, बिकॉज इसमें 2 ओमेगा टी का टर्म है, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा इज द टाइम पीरियड। इससे ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे एंड देन ओमेगा की वैल्यू जब निकल जाएगी तो ऑब्वियसली वो पाई अपॉन टाउ आ रही है ओमेगा की वैल्यू, और इसको 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर करेंगे, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी पूछी गई है वो आ जाएगी। मतलब एक बार को हमको सिर्फ ये माइंड में बताना है कि क्वेश्चन में पावर देख लीजिएगा कौन सा पूछ रहे हैं, मिनिमम पूछ रहे हैं, मैक्सिमम पूछ रहे हैं, कि एवरेज पूछ रहे हैं। देन इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन में है उसका, इसमें एलसीआर सर्किट सीरीज में लगा हुआ है, एलसीआर सीरीज में, और उसमें फ्रीक्वेंसी को चेंज करा जा रहा है। सीरीज एलसीआर सर्किट में फ्रीक्वेंसी को चेंज करने पर दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर सेम करंट आ रही है, मतलब सेम करंट एट टू फ्रीक्वेंसीज, ये क्वेश्चन है। सेम करंट एट टू वैल्यूज ऑफ ओमेगा, ये है क्वेश्चन हमारा, कि दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर सीरीज एलसीआर सर्किट में सेम करंट आ रही। तो इसको ऐसे कह सकते हो कि जब ये सीरीज एलसीआर सर्किट है, सीरीज एलसीआर सर्किट, तो सीरीज एलसीआर सर्किट में करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई मैक्सिमम अपॉन इम्पीडेंस विच इज आर प्लस ओमेगा एल -1 बाई ओमेगा सी होल स्क्वायर।
ना ओमेगा की दो अलग अलग वैल्यू पर, ओमेगा की दो अलग अलग वैल्यू पर करंट सेम आने का मतलब ये है कि ओमेगा 1 L माइनस 1/ओमेगा 1 C शुड बी इक्वल टू ओमेगा 2 L माइनस 1/ओमेगा 2 C। मतलब ये मैग्नीट्यूड बराबर आना चाहिए। यही एक तरीका हो सकता है कि अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर सेम करंट आ रही है, इसका मतलब ये दोनों चीजें बराबर आ जाए। बट इसमें होगा ये कि ये दोनों बराबर जो आएंगे, इसमें जो ओमेगा होगा एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से छोटा होना चाहिए और एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आई और ओमेगा में जो ग्राफ था इसका सीरीज एलसीआर में, ओमेगा और करंट के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया गया था तो वो ग्राफ राइज करके मैक्सिमम वैल्यू के बाद वापस नीचे आया है। कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। जहां पर मैक्सिमम करंट आती है ये तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो कोई कोई भी करंट अगर ओमेगा के दो डिफरेंट वैल्यू पर मिल रही है आपको, सेम करंट एट टू डिफरेंट ओमेगा, तो ग्राफ से ये चीज क्लियर है कि जो ओमेगा की दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी उसमें से एक वैल्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले होगी और एक वैल्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद होगी। मतलब अगर ओमेगा 1 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले है तो ओमेगा 2 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद है। और जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, यहां पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा एल और 1/ओमेगा C इक्वल होते हैं। ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा C। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से आगे जाने पर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से जब आगे की तरफ चलते हो आप, तो वहां पर ओमेगा एल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 1/ओमेगा C। इसीलिए लैगिंग करंट हो जाती है वो। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले होने पर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले होने पर ओमेगा एल की वैल्यू कम होती है 1/ओमेगा C से। यानी इस इक्वेशन को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जो ओमेगा 1 है वो रेजोनेंट से पहले वाला है, और रेजोनेंट से पहले वाला है तो ओमेगा एल छोटा है। ओमेगा एल के छोटा होने का मतलब ये है कि जब ये मॉड ओपन करोगे आप, क्योंकि ओमेगा एल छोटा है 1/ओमेगा C बड़ा है, तो जब इस मॉड को ओपन करेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 1/ओमेगा C माइनस ओमेगा 1 L। वहीं दूसरे साइड वाला जब मॉड खुलेगा, इधर वाला जब मॉड ओपन करेंगे तो उसमें ओमेगा एल बड़ा है, तो दूसरे साइड के मॉड में ओमेगा 2 L माइनस 1/ओमेगा 2C ये बनेगा। ये इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जब इस मॉड को ओपन करेंगे तब मॉड ओपनिंग में थोड़ा ध्यान रखना है कि मॉड ओपनिंग में एक तरफ ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा C और दूसरे साइड 1/ओमेगा C माइनस ओमेगा एल। ना इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना। इसको फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जो क्वेश्चन पूछा है वो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। उसका आंसर सीधा सीधा आपको मिल जाएगा जो पूछा गया है। नौ, ये तो फंडामेंटल से रिवाइज हो गया। नाउ सिक्स क्वेश्चन का ही। सिक्स क्वेश्चन में अब देखिए इसमें जो पूछा है वो ये है, इसमें सिक्स क्वेश्चन में ये है कि जो कैपेसिटर है उसके साथ में एक इंडक्टर है, और जो इंडक्टर है उसमें ही रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर में ही रेजिस्टेंस है। मतलब रेजिस्टेंस सेपरेट नहीं है इसमें, वो उस कॉइल के अंदर है। जो कॉइल है उसके अंदर ही रेजिस्टेंस इंडक्टेंस दोनों चीजें हैं। सोर्स का मैक्सिमम वोल्टेज Vm दे रखा है, सोर्स का मैक्सिमम वोल्टेज Vm दिया हुआ है, और अब पूछा जा रहा है इसमें कि फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कॉइल। ध्यान से लैंग्वेज समझते हैं। मतलब जो कॉइल है इसका वोल्टेज पूछ रहा हूं, ये जो कॉइल है इसका क्या वोल्टेज होगा। अब अगर हमारी बेसिक बातें हमको याद हो गई हैं तो समझ में आ जाना चाहिए।
क्वाइल का वोल्टेज पूछा जा रहा है और क्वाइल के अंदर एल और आर दोनों है। मतलब बेसिकली वो ये पूछना चाह रहा है कि एल और आर को मिला करके कितना वोल्टेज आएगा। तो एल और आर मिलाने के बाद कितना वोल्टेज आएगा। नॉर्मल डीसी सर्किट होता तो हम एल के वोल्टेज में आर का वोल्टेज ऐड कर देते, एल और आर का वोल्टेज डायरेक्टली ऐड करके हमारा आंसर आ जाता है नॉर्मल में। बट ये एसी सर्किट है, तो वोल्टेज ऑफ कॉइल का मतलब एल और आर का कंबाइंड वोल्टेज। बट एल और आर के वोल्टेज को कंबाइंड करने के लिए वेक्टर के अकॉर्डिंग करेंगे। सो दैट मीन्स जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा, देखिएगा। मतलब सबसे पहले हम वोल्टेज ऑफ इंडक्टर निकालेंगे, तो वोल्टेज ऑफ इंडक्टर विल बी सर्किट का जो मैक्सिमम करंट है इनटू एक्सएल। फिर वोल्टेज ऑफ आर निकालेंगे, तो वोल्टेज ऑफ आर विल बी आई मैक्सिमम इनटू आर। अब वोल्टेज ऑफ कॉइल पूछने का मतलब हुआ इन दोनों का कॉम्बिनेशन। बट वो कॉम्बिनेशन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग नहीं होगा, मतलब सीधा सीधा ऐड नहीं करना है इसको, ये दोनों वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करने हैं। और वेक्टर के अकॉर्डिंग जब ऐड करेंगे तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में 90 के एंगल पर होंगे। जब ये दोनों वेक्टर्स आपस में 90 के एंगल पर होंगे तो इन दोनों का 90 डिग्री एंगल के हिसाब से वेक्टर रिजल्टेंट, तो वो बन जाएगा आई एम इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और आई एम की वैल्यू याद करिए, तो आई एम की वैल्यू मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय द सर्किट का इंपीडेंस, और सीरीज एलसीआर सर्किट में इंपीडेंस निकाल सकते हैं। इसमें सिर्फ हमें एग्जामिनेशन में इन छोटी बात का ध्यान रखना है कि हम जल्दीबाजी में ये ना काम कर दें कि दोनों वोल्टेज सिंपली ऐड कर दिया आपने, वो नहीं करना है। इसी तरीके से जो हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, वो थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन इससे भी बेटर है कि अगले वाले क्वेश्चन में एक हमारा कैपिटल आर रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टेंस है, मतलब क्वाइल है। इसमें भी वही काम कहा है इन्होंने कि ये जो क्वाइल है इसके अंदर इंडक्टेंस भी है और प्लस रेजिस्टेंस भी है। क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है कि वो रेजिस्टेंस दिया नहीं है हमको, मतलब इस क्वाइल में एक अननोन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है बट अननोन। एंड देन इसको हम लोगों ने किसी ऑल्टरनेटिंग सोर्स से लगाया जिसकी आरएमएस वैल्यू वी है, आरएमएस वोल्टेज वी। पावर पूछा गया कि क्वाइल में कितनी पावर आएगी। इस पर भी ध्यान देना है कि पावर कौन सा पूछा है इन्होंने। पावर पूछा गया है बट पावर इन द क्वाइल पूछा है, तो बस लैंग्वेज रीडिंग हमारी ठीक ठाक रहे। और तो पावर इन द क्वाइल, देखिए इसका वेक्टर डायग्राम कैसे बनाएंगे पहले वो देखिए। वेक्टर डायग्राम मेन पार्ट होता है। ये तो क्लियर है कि सब सीरीज में लगे हैं, ये सारे के सारे सीरीज में लगे हैं, तो उसमें अगर हम देखें कि कैसे करेंगे, देखिए तो सबसे पहले मैंने कॉमन करंट प्लॉट कर ली। करंट इज कॉमन फॉर ऑल। उसके बाद कैपिटल आर का वोल्टेज मान लेते हैं कि जो फर्स्ट कैपिटल आर है इसका वोल्टेज मानना क्या है, शायद क्वेश्चन में दिया भी है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। कैपिटल आर का वोल्टेज V1 दे रखा है और क्वाइल का वोल्टेज V2 दे रखा है। तो जरा ध्यान से देखिएगा इसमें V1 V2 क्या है। कैपिटल आर का वोल्टेज V1, तो ये इस करंट के डायरेक्शन में ही दिखाओगे और साथ में रिलेशन लिखते रहिए। रिलेशन क्या बनेगा कि V1 इक्वल टू आई इंटू आर, देन V2। अब V2 पे ध्यान देना है कि V2 जो है वो क्वाइल का वोल्टेज है और क्वाइल के अंदर L और R दो चीजें हैं। इसका मतलब जो V2 है वो L और स्मॉल r के वोल्टेजेस का वेक्टर रिजल्टेंट है। अब इसको ऐसे समझते हैं,
अगर हम सारा कंसंट्रेशन कॉइल के ऊपर लेके जाएं, हम सारा फोकस कॉइल पे डाल रहे हैं कि जो कॉइल है उसके पास V2 वोल्टेज है, और जो कॉइल है वो एक LR सर्किट है, कॉइल LR सर्किट है। तो प्रॉपर्टी ऑफ LR सर्किट देखिए, अगर LR सर्किट है और उसमें एक V2 वोल्टेज है, तो इसमें जो करंट होगा, इसमें जो करंट होगा वो V2 से लैग कर रहा होगा। या यूं कह सकते हो कि जो LR सर्किट है, इस LR सर्किट का जो वोल्टेज V2 है, वो यहाँ पे जो भी करंट जा रही होगी उससे कुछ लीड कर रहा होगा, ये V2 लीडिंग होगा। तो हम V2 को करंट से लीड करता हुआ दिखा रहे हैं। अगर ये स्मॉल r नहीं होता तो 90 डिग्री लीड करता, बट स्मॉलर होने की वजह से 90 से कम लीड करेगा। तो जो V2 आप दिखाओगे वो करंट से लीड करता हुआ, बट लीडिंग एंगल 90 से कम रखना होगा, क्योंकि सिर्फ L होता तो लीडिंग एंगल 90 होता, R की वजह से वो 90 और 0 के बीच में रहेगा कुछ। इनफैक्ट वो एंगल निकाल भी सकते हैं। अगर इस एंगल को हम फाई कहें तो ये एंगल निकाला भी जा सकता है बाय द सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ LR सर्किट, ओनली LR सर्किट। LR सर्किट में जो फेज डिफरेंस मिलता है आपको, किसी भी LR सर्किट में जो करंट जाती है और उस LR सर्किट का जो वोल्टेज होता है उसमें जो फेज डिफरेंस होता है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है tan phi इक्वल टू XL बाई R। मतलब इन सबको भूल जाए, इसको भी भूल जाए, और जस्ट ऐसे सोचें कि V2 वोल्टेज यहाँ पर लगा होता, अगर अगर यहाँ पर एक V2 वोल्टेज लगा होता, तो tan phi की वैल्यू ओमेगा L बाई R। और जो V2 होगा, अगर उसका रिलेशन फाइंड करें कि V2 का क्या रिलेशन बनेगा, तो सीधा सा रूल है कि हर एक वोल्टेज का और करंट का रिलेशन है। तो V2 वोल्टेज विल बी करंट I इंटू I इंटू, क्योंकि ये V2 वोल्टेज L और स्मॉल r को कंबाइंड करके आ रहा है, इनके कंबाइंड करके आ रहा है, तो हम इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस लिखेंगे। कंबाइंड रेजिस्टेंस का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। ये देखेंगे इसमें। इसमें रेजिस्टेंस भी आप वेक्टर के हिसाब से ऐड कर रहे हो, और जो V1 और V2 का रिजल्टेंट होगा, ये वाले वोल्टेज और यहाँ वाले वोल्टेज का रिजल्टेंट, यानी कि V1 V2 उनका रिजल्टेंट, तो V1 एंड V2 का जब रिजल्टेंट लाएंगे पैरेललोग्राम के हिसाब से, तो वो रिजल्टेंट जो मेन करंट है वो होगा, जो मेन वोल्टेज है। V1 और V2 का रिजल्टेंट यानी कि मेन वोल्टेज, यानी सोर्स का जो वोल्टेज होगा, और सोर्स के वोल्टेज में और करंट के बीच में जो एंगल बनेगा, सोर्स वोल्टेज में और करंट के वोल्टेज में जो एंगल बनेगा, सोर्स वोल्टेज में और करंट में जो एंगल बनेगा, इसको हम बीटा मान लेते हैं। तो ये इस सर्किट का प्रॉपर वेक्टर डायग्राम तैयार हो गया। एक बार हमारा वेक्टर डायग्राम कायदे से बन जाए तो हम सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। ये वाली अगर आर्ट हमको आती है कि वेक्टर डायग्राम कैसे बनाना है हमें, वेक्टर डायग्राम आ जाए और उन वेक्टर्स का आपस में क्या रिलेशन चल रहा है वो आ जाए, अब चीजें आसान है हमारे। देखिए इसमें जो पूछा है, पावर जनरेटेड पूछा गया है इसमें, कि कितना पावर जनरेट किया हमने, और पावर जनरेटेड पूछा किसके बीच में है वो भी ध्यान देना है। एक्चुअली इसमें पावर दो जगह जनरेट होगी, एक कैपिटल आर में जनरेट होगी, एक स्मॉल आर में जनरेट होगी। इन्होंने पूछा है थर्मल पावर जनरेटेड इन द क्वाइल, तो हमारे को पावर क्वाइल में निकालनी है। तो जो पूछा गया है, जो पावर हमसे पूछी गई है वो है, क्योंकि इसमें भी बड़ी दिक्कत है कि पावर को जब फॉर्मूला लगाते हो तो फॉर्मूले में तो आप ठीक है, पावर के फॉर्मूले में हम ये याद तो कर लेते हैं कि वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। कॉन्सेंट्रेट इस बात पे करना होता है कि ये पावर आप किस चीज का कैलकुलेट कर रहे हो। अगर ये पावर सोर्स का कैलकुलेट कर रहे हैं तो आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट सोर्स का रखा जाएगा। हमारे को इस क्वेश्चन में पावर क्वाइल का निकालना है,
तो कुल मिलाकर के जिसकी आपको पावर निकालनी है, जिस चीज की पावर निकालनी है, उसका आरएमएस वोल्टेज, उसी का आरएमएस करंट और उसका ही फेज डिफरेंस, क्योंकि इसमें फेज डिफरेंस भी दो है। फाई और बीटा दोनों ही फेज डिफरेंस है, अलग अलग चीजों के बीच में है। फाई जो है वो फेज डिफरेंस है क्वाइल के वोल्टेज में और क्वाइल में जो करंट जाएगा, क्वाइल का वोल्टेज और क्वाइल के करंट, उनमें फेज डिफरेंस फाई है। और बीटा भी फेज डिफरेंस है बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज, बट बीटा फेज डिफरेंस करंट का मेन वोल्टेज के साथ है। मतलब जो सोर्स वोल्टेज है और जो करंट है, सोर्स के वोल्टेज और करंट, उनमें फेज डिफरेंस बीटा है। क्वाइल के वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस फाई है। रेजिस्टेंस के वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस 0 डिग्री है। तो यहां पर पावर क्वाइल में निकालने को कहा जा रहा है। तो जब क्वाइल में निकालना है तो वोल्टेज क्वाइल का रखेंगे। क्वाइल का वोल्टेज मतलब V2, करंट क्वाइल का, करंट भी इस क्वाइल में, हालांकि सब सीरीज में है तो करंट आप कोई भी ले लो, यानी कैपिटल आई। और जो यहाँ पर फेज डिफरेंस रखना है आपको, क्योंकि हम पावर क्वाइल का देख रहे हैं, तो क्वाइल के वोल्टेज में और क्वाइल के करंट में जो फेज डिफरेंस है, यानी कि ये वाला फाई, ओमेगा एल बाई आर वाला, ये इसका आंसर है। अब क्या करेंगे कि जो हमारा सोर्स वोल्टेज है, ये V1 और V2 जो कि फाई एंगल पर है, उनका रिजल्टेंट है। तो हम अपने सोर्स वोल्टेज को लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से, पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से VS स्क्वायर को लिख सकते हैं V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स V1 V2 कॉस फाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इससे V2 cos फाई की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी आपको, डायरेक्टली आपको V2 cos फाई मिल जाएगा। जो V2 cos फाई है वो यहां से मिल जाएगा हमको, V2 cos फाई की वैल्यू। तो V2 cos फाई की वैल्यू हो जाएगी V सोर्स का स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2V1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ V1, और कैपिटल आई की जगह पर, कैपिटल आई की जगह पर V1 बाई आर, V1 कैंसिल हो जाएंगे एंड जो आंसर है वो आ जाएगा VS स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाय 2 टाइम्स कैपिटल आर। इसमें ध्यान देना था कि स्मॉल आर अननोन था, इसीलिए स्मॉल आर से रिलेटेड कोई भी रिजल्ट लगाया नहीं गया इसमें। वो एक मिनट देखिए। तो इसमें सारा गेम हमारे डायग्राम्स का है कि वेक्टर डायग्राम सही रहे और हमें जो फॉर्मूलेज हैं उनके सिंबल्स का मीनिंग ढंग से क्लियर हो। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि बताइए एवरेज पावर सोर्स की कितनी होगी, सोर्स की एवरेज पावर, अगर इसमें मुझे सोर्स का एवरेज पावर पूछा गया होता तो भी हमारा फॉर्मूला यही लगता है VI cos फाई। लेकिन अगर मैं पावर सोर्स का निकालूं तो वोल्टेज सोर्स का, करंट भी सोर्स के थ्रू, और जो कॉस के आगे एंगल रखेंगे वो सोर्स वोल्टेज में और सोर्स करंट में, यानी कि इन दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल, सोर्स वोल्टेज के वेक्टर और करंट वोल्टेज के वेक्टर का एंगल बीटा, यानी यहाँ पर बीटा एंगल लाना होगा। और बीटा एंगल हमें निकालना पड़ेगा पैरेललोग्राम लॉ से पहले। ये बीटा एंगल V1 V2 और फाई के फॉर्म में निकालना पड़ेगा पहले। नाउ सिमिलरली 8th नंबर क्वेश्चन जो है,
उसमें भी यही है कि कॉइल विथ इंडक्टेंस एंड एक्टिव रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द इंडक्टेंस फ्री रेजिस्टेंस। नाउ सेम क्वेश्चन, फिर से वही है, ये एक बार कैपिटल आर रेजिस्टेंस और एक कॉइल, मतलब एक इंडक्टेंस है और स्मॉल आर, ये कॉइल हो गया यहाँ पर, और इनको ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किया गया है, जिसमें सोर्स का वोल्टेज क्वेश्चन में दिया गया है, मतलब डेटा सारा दिया गया है, मेन टारगेट ओमेगा भी दे रखा है। पूछा ये गया है कि कैपिटल आर की कौन सी ऐसी वैल्यू हो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, जो पूछा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द कैपिटल आर मैक्सिमम हीट जनरेटेड इन द सर्किट। सर्किट में हम आपकी बात हीट सर्किट में देख रहे हैं हम लोग, इस क्वेश्चन में हीट सर्किट में देखी जा रही है, कॉइल में नहीं देख रहे, मतलब पूरे सर्किट में जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको मैक्सिमाइज करने के लिए कैपिटल आर कितना रखें। तो हीट मतलब पावर, यानी कि पावर चाहिए इस बार, पावर चाहिए पूरे सर्किट में, फिर वही काम करना होगा, वैसे ही प्रोसीड कर रहा होगा इसमें भी। तरीका देखें फिर से, सबसे पहले कॉमन करंट प्लॉट करी, फिर कैपिटल आर का वोल्टेज जो करंट के डायरेक्शन में है, इसको V कैपिटल आर लिख दे रहे हैं, साथ ही साथ इसको I इंटू कैपिटल आर कर लीजिए। फिर इस कॉइल का वोल्टेज, कॉइल का वोल्टेज, अब फिर ध्यान देना है, कॉइल का वोल्टेज जो होगा वो L और स्मॉल आर का रिजल्टेंट है। कॉइल का वोल्टेज मतलब L और स्मॉल आर का रिजल्टेंट, और L और स्मॉल आर सीरीज में लगे हैं, सीरीज में दोनों वोल्टेजेस वेक्टोरियली ऐड हो रहे होंगे, और L और R का जो वोल्टेज होगा, यानी कॉइल का जो वोल्टेज होगा, वो इसमें से जो करंट पास हो रही होगी उससे कुछ लीड कर रहा होगा। तो V कॉइल इक्वल टू I, और क्योंकि ये कॉइल का वोल्टेज है, कॉइल में L और R दोनों है, तो इसमें इंपिडेंस मल्टीप्लाई होगा L और स्मॉल r का, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, एक्सएल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये इस कॉइल का वोल्टेज, और जो ये कॉइल का वोल्टेज है और जो करंट है, इनमें फेज डिफरेंस है फाई, ये फाई हम उसने उसी स्टैंडर्ड फॉर्मूले से लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज tan फाई इक्वल टू एक्सएल बाई स्मॉल आर, और वी आर और वी कॉइल का रिजल्टेंट, वी आर और वी कॉइल का रिजल्टेंट ये हमारा वी सोर्स कहलाएगा, और वी सोर्स और आई के बीच का एंगल हम फाइनल फेज डिफरेंस कहेंगे बीटा। जो वी सोर्स है वो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी क्वाइल का स्क्वायर प्लस 2 वी आर वी सी एंड कॉस फाइव। फाइनली क्वेश्चन में जिस पावर के बारे में पूछा गया है वो पावर सर्किट के पावर के बारे में, सर्किट की पावर मतलब सोर्स की पावर। तो अगर हम पावर सर्किट की बात कर रहे हैं, यानी सोर्स के पावर की बात कर रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू आई वोल्टेज ऑफ सोर्स एंड कॉस ऑफ बीटा, कॉस बीटा चाहिए इसमें। और अब इसके मैक्सिमम होने की बात की जा रही है, तो अब सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी इसमें से, जो वैल्यूज है वो सब फाइंड आउट करके इसको निकालना होगा कि बीटा वगैरह कैसे निकालेंगे। देन हमें इस मतलब ये चीज मैक्सिमाइज करने के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना होगा। आप सिंप्लीफाई किस तरीके से करते हैं उसको देखना होगा। आई किस तरीके से सिंप्लीफाई करें, तो
एक तरीका हमारे पास है इसको सिंप्लीफाई करने का। एक तरीका क्या है कि अच्छा, इसमें वेरिएबल क्वांटिटी, सॉरी एक मिनट, मैक्सिमाइज करनी है पावर, तो इसमें ध्यान रखना है कि पावर को मैक्सिमाइज करते समय जो चीज वेरिएबल ली गई है इसमें, वो कैपिटल आर को वेरिएबल लिया गया है। मतलब कैपिटल आर के अलावा सारी चीजें इसमें कांस्टेंट है, कैपिटल आर को वेरी करने पे पावर के मैक्सिमम होने की कंडीशन चाहिए आपको। यानी कुल मिलाकर के हमें कुछ ऐसा करना होगा कि पावर और कैपिटल आर में रिलेशन बने। अगर पावर और कैपिटल आर में रिलेशन बनेगा तभी हम इस पावर के मैक्सिमम होने के लिए डिफरेंशिएशन वगैरह को जीरो कर सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम कुछ लगाएंगे इसमें, मान लीजिए। नाउ एक एक करके हम सारी वैल्यूज पुट अप करें, अगर जितनी भी चीजें हैं अगर एक एक करके पुट करें, तो वीएस की जगह पर ये वैल्यू रखनी है, और ये वैल्यू की जगह पर, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए वर्बली बोल रहा हूँ, हमें वीएस सिंप्लीफाई करना होगा। वीएस को सिंप्लीफाई करते वक्त जो वी आर का स्क्वायर है उसको आई आर लिख देंगे, वीसी स्क्वायर। या ऑल्टरनेटिवली आप एक काम ये भी कर सकते हो, ऑल्टरनेटिवली एक काम ये भी कर सकते हो कि जो आई निकालना है, अगर फॉर्मूला याद हो मुझे, देखिए अल्टीमेटली ये है तो एलआर सर्किट ही। सो आई फाइंड आउट करने के लिए, फॉर फाइंडिंग द आई, अगर हम इन दोनों आर को आपस में क्लब कर दें, अगर दोनों आर आपस में मिला दें तो ये एलआर सर्किट बन जाएगा। सो ऑल्टरनेट तरीका ये भी हो सकता है कि आई निकालने के लिए वी एस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, मतलब इसका इम्पिडेंस निकाल देते हैं, इम्पिडेंस ऑफ दिस सर्किट। हम स्मॉल आर को कैपिटल आर के साथ मिला देते हैं, स्मॉल आर और कैपिटल आर को मिला करके एक सिंगल रेजिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं, और यहाँ पर इंडक्टेंस मान लेते हैं सेकंड टाइम। तो एक नॉर्मल एलआर सर्किट बन जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्सएल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर प्लस होल स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अगर इसको हम एक बेसिक एलआर सर्किट की तरीके से देखें, स्मॉल आर को कैपिटल आर के साथ ऐड कर देंगे तो आई ये बन जाएगा। और जो कॉस बीटा है उसका भी एक फॉर्मूला हुआ करता है कि जो सोर्स के वोल्टेज और सोर्स के करंट में जो फेज डिफरेंस आता है, कॉस बीटा, इसको पावर फैक्टर बोलते थे। और जो पावर फैक्टर होता है वो आर अपॉन इम्पिडेंस, कॉस बीटा जिसको हम सर्किट्स का पावर फैक्टर कहते हैं, इसको लिख सकते हैं रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द इम्पिडेंस। तो हमें आई की तो वैल्यू मिल गई, अब कॉस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर से रिपीट करो, कॉस बीटा मतलब इस पूरे सर्किट का पावर फैक्टर, पूरे सर्किट का पावर फैक्टर मतलब पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है और डिवाइडेड बाय पूरे सर्किट का जो इम्पिडेंस है। तो कॉस बीटा की वैल्यू पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस अपॉन पूरे सर्किट का इम्पिडेंस, जो कि रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा ये। मतलब ये कॉस बीटा की वैल्यू हो गई और ये आई की वैल्यू हो गई, तो हमारे पास मैक्स पावर की वैल्यू आ जाएगी जब ये सारी वैल्यूज पुटअप करेंगे इसमें। जब ये सारी वैल्यूज पुटअप करेंगे तो पावर इस सर्किट्स में आ रही है, ये हो जाएगा वी एस का स्क्वायर, न्यूमरेटर में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्सएल स्क्वायर और प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा ये। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर से सर्किट डिवाइड कर लेते हैं, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर न्यूमरेटर में और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में से कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर गया, इधर से भी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर रिमूव हो जाएगा, और एक्सएल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये बन जाएगा।
नाउ पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए इसका डिनोमिनेटर मिनिमाइज होना चाहिए, और डिनोमिनेटर को मिनिमम करने के लिए हम AMGM प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं कि मिनिमम डिनोमिनेटर तब आएगा जब फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट बराबर हो जाए। ये दोनों ब्रैकेट जब बराबर हो जाए, ये दोनों जब बराबर होंगे तो मैक्सिमम पावर आ जाएगी, विच मीन्स की एक्सएल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर, एंड दैट मीन्स की एक्सएल शुड बी इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इतना होने के बाद अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें कि मैक्सिमम पावर की कंडीशन हम डीसी सर्किट्स में भी लगाते थे। डीसी सर्किट्स में मैक्सिमम पावर को लेकर के एक थ्योरम बनाई गई थी। अगर वो हमें याद हो कि मैक्सिमम पावर को लेकर के डीसी सर्किट्स में एक थ्योरम कुछ ऐसे थी कि कैपिटल आर अगर रेजिस्टेंस है और वो अगर किसी बैटरी से कनेक्ट किया गया है, तो एक थ्योरम थी मैक्सिमम पावर की जिसके अकॉर्डिंग किसी रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर तभी आती है जब रेजिस्टेंस कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के इक्वल हो। तो अगर ये चीज हम डायरेक्ट लगा सकते थे, मतलब इस क्वेश्चन को कराने का पर्पज ये है कि मैक्सिमम पावर थ्योरम को ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में लगाया जा सकता है, लेकिन किस तरीके से। इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था कि मैक्सिमम पावर, पहली बात तो हमको क्वेश्चन की लाइन पढ़नी होगी कि मैक्सिमम पावर है किसमें, कहां पर मैक्सिमम पावर हो रही है। इज इट मैक्सिमम पावर इन कैपिटल आर और इन स्मॉल आर और इन बोथ, क्वेश्चन ये देखना है मुझे। तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पावर इन द सर्किट है। पावर इन द सर्किट का मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों को मिला के देखना है आपको, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर के कॉम्बिनेशन में पावर देख रहे हैं, और इसीलिए उसकी वैल्यू बचे हुए रेजिस्टेंस के बराबर है। अगर इसको भी हम ध्यान से देखें तो दो रेजिस्टेंस है इसमें, जिस रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर चाहिए वो रिमेनिंग रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर का मतलब जिस रेजिस्टेंस में पावर मैक्सिमम करनी है उसकी वैल्यू सर्किट में जो अदर रेजिस्टेंस है उनके बराबर हो। तो ऐसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर को मिला करके मैक्सिमम पावर लाने के लिए रिमेनिंग रेजिस्टेंस, तो रिमेनिंग रेजिस्टेंस इंडक्टेंस के पास है, इसीलिए टोटल रेजिस्टेंस एक्सएल के बराबर आ रहा है और प्रॉपर मैथमेटिकल प्रूफ के साथ आ रहा है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था कि ऑल्टरनेटिंग सर्किट में से अगर डर हटाना है तो उसके लिए करना ये होगा कि आपको, देखिए फॉर्मूले तो नए आएंगे नहीं, जो फॉर्मूला पढ़ा है उसी से होना है। हमें एक बात ढंग से समझ लें कि कहाँ पर किस सिंबल का क्या मतलब है। A solenoid with inductance and resistance is first connected to the DC. Solenoid of inductance resistance is first connected to the DC and then second time उसको AC से कनेक्ट किया गया। मतलब फर्स्ट केस में LR सर्किट कनेक्टेड है DC के साथ, then the same LR circuit is connected with the AC. तो इसमें कंपैरिजन है कि DC और AC सर्किट्स में कंपेयर करने को कह रहे हैं कि ऑल्टरनेटिंग सर्किट की कौन सी फ्रीक्वेंसी पर, ऑल्टरनेटिंग सर्किट के कौन से फ्रीक्वेंसी पर जो पावर सेकंड सर्किट में आएगी वो 5 टाइम्स लेस होगी फर्स्ट केस के। यानी कुल मिलाकर के मोटा मोटा बात यह है कि आपको पावर डीसी सर्किट में दिया गया है और पावर एसी सर्किट में दिया गया है, ये दोनों पावर्स का रेशियो दिया गया है। तो मोटा मोटा ओमेगा निकालना है हमें कि ओमेगा की वैल्यू बताइए कितनी होगी।
अगर ये दोनों पावर्स का रेशियो दिया है तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सिर्फ इस बात के लिए है क्योंकि डीसी सर्किट्स में इंडक्टेंस को एक नॉर्मल सा वायर मान सकते हो। स्टडी स्टेट आने के बाद, स्टडी स्टेट के बाद ये एक ऑर्डिनरी वायर की तरह काम करता है। सो पावर सिर्फ कैपिटल आर के पास होगी। सो हम P1 को तो डायरेक्ट लिख देंगे V स्क्वायर बाई कैपिटल आर। इसके लिए क्वेश्चन की चौथी लाइन में एक वर्ड यूज किया गया है, इफेक्टिव वैल्यू। वी नॉट इफेक्टिव वैल्यू है। इफेक्टिव वैल्यू मीन्स आरएमएस वैल्यू, मतलब वी नॉट ऑलरेडी आरएमएस वैल्यू। सो पावर इन द सेकंड केस P2 इक्वल टू वोल्टेज V नॉट जो कि आरएमएस है, इंटू करंट, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, एंड करंट इज वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस। इम्पिडेंस इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस फाई। कॉस फाई is resistance upon impedance. So this is R divided by impedance root of R square plus XL square. So P1 और P2 का रेशियो गिवन है, इससे ओमेगा निकालना है। अब निकाल सकते हैं इसके आगे। P1 P2 के रेशियो से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन 10th है, ये जानबूझ करके इसको भी चूज किया गया है रिवीजन में, क्योंकि इसमें भी एक पॉइंट है कि मतलब कंसेप्चुअली टफ नहीं है, बट इसमें कई बार क्या होता है कि इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस हमको डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करते ये लोग। तो 10th क्वेश्चन को देखेंगे तो 10th क्वेश्चन, along one layer solenoid resistivity given है, number of turns per unit length given है, thickness वायर इंसुलेशन की नेग्लिजिबल है, एंड क्रॉस सेक्शनल रेडियस ऑफ सोलेनॉइड स्मॉल a है। ये जो डेटा प्रोवाइड किया गया इसका क्या काम है? यहाँ पर ये जो चीजें लिखी गई है ना, इसमें ये एक्चुअली आर और एल निकालने होंगे अब हमें। मतलब इसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं किया गया है। एक वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी दी गई है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ प्रोवाइड किए गए हैं, एंड थिकनेस ऑफ द वायर इंसुलेशन इज नेग्लिजिबल, क्रॉस सेक्शनल सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल रेडियस दे रखा है। तो ये एक्चुअली दो बेसिक रिजल्ट्स को मेमोराइज करने के लिए दिया गया है। अगर किसी को याद हो कि एक सोलेनॉइड के ऊपर जब वायर्स को वाउंड करते हो, सोलेनॉइड के ऊपर वायर्स जब लपेटते, तो इनके सेल्फ इंडक्टेंस का एक रिजल्ट है। अगर एल लेंथ की सोलेनॉइड है ये और इसका क्रॉस सेक्शन रेडियस ए है, तो ईएमआई चैप्टर में रिजल्ट निकाले गए हैं सेल्फ इंडक्टेंस के, एंड स्पेसिफिकली सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड निकाला गया है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड इज म्यू नॉट पाई स्मॉल ए स्क्वायर इंटू, ये उससे निकाल सकते हैं मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इंटू फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, अगर डेरिवेशन भूल चुके हैं तो। अदरवाइज म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इंटू एल, ऐसे करके निकाला गया होगा। तो ये उस फॉर्मूले को याद करने के लिए कि सेल्फ इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, मतलब है ये एलआर सर्किट और फाई निकालना है, तो फाई तो हम निकाल लेंगे। टेन फाई का फॉर्मूला पता है हमें, टेन फाई इज ओमेगा इंटू एल अपॉन आर। आर निकालना है। वैसे तो इसका फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। तो इस क्वेश्चन को चूज करने का पर्पस सिर्फ इतना सा है, सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले में जो एल है और रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में जो एल है, सिर्फ इनमें डिफरेंस समझाना था मुझे। सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले में जो लेंथ है वो सोलेनॉइड की लेंथ यूज करते हो आप,
लेंथ ऑफ सोलेनोइड लगाते हो। रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में जो लेंथ यूज करते हो वो वायर की लेंथ होती है, मतलब टोटल कितना वायर कंज्यूम किया गया है, मतलब इसमें कितना तार लगा इसमें, और एरिया इस वायर का क्रॉस सेक्शन होगा। ये जो वायर है इनका क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब मोटा तार है कि पतला तार है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो जो हम तार लपेट रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शन रेडियस सही होता है, इसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस। ये सिर्फ इस चीज को हाईलाइट करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। इसमें वायर की लेंथ कितनी है वो निकाले, अगर कितनी लेंथ है वायर की टोटल, अगर कितनी लेंथ हमने इस वायर की कंज्यूम करी है इसमें, तो वायर लेंथ इज इक्वल टू एक सरकमफ्रेंस में ये 2 पाई ए है, 2 पाई ए इन वन सरकमफ्रेंस, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन इंटू एल, ये वायर की लेंथ हो गई। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कंज्यूम्ड इन वन टर्न, एक टर्न के अंदर 2 पाई आर लेंथ आ जाएगी, तो ये हो गया इसका वायर की टोटल लेंथ। और ए मतलब इस वायर का क्रॉस सेक्शनल रेडियस, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये जो तार है ये पतला तार था कि मोटा तार है, तो ये उससे निकालेंगे। देखिए क्रॉस सेक्शनल रेडियस कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। अब उसमें जो एक लाइन, इसमें एक लाइन और लिखी गई है कि नेग्लेजिबल करके एक वर्ड लिखा गया है, लेकिन वो किस चीज को नेग्लेक्ट करने की बात कर रहे हैं? इंसुलेशन को। इंसुलेशन का मतलब दो दो कंजिक्यूटिव टर्न के बीच में इंसुलेशन होती है, उसको नेग्लेक्ट करने को कह रहा हूं। मतलब पहला टर्न और सेकंड टर्न के बीच में एक इंसुलेशन होता है, उस इंसुलेशन को इग्नोर करने के लिए कह रहा हूं। हमारे को जो एरिया चाहिए वो इस वायर का क्रॉस सेक्शन रेडियस। ना ये बड़ी सिंपल सी बात है कि इस वायर का जो भी क्रॉस सेक्शनल रेडियस होगा, अगर एक तार है और उस तार का अपना एक डायमीटर है, तो जब इस तार को किसी सिलेंडर के ऊपर लपेटेंगे, हमको एक वायर दिया जाए और कहा जाए कि इस वायर को सिलेंडर के ऊपर लपेटना है आपको, तो जितना उसका डायमीटर होगा उतनी लेंथ में सिर्फ एक ही टर्न कंज्यूम कर पाओगे आप। इसको अलग से फिगर बना के दिखाएं, अगर हम इसके ऊपर एक वायर को वाउंड कर रहे हैं मान लीजिए, तो उस तार की कुछ मोटाई होगी, उस तार की अपनी एक मोटाई होगी, उस मोटाई के हिसाब से जितना मोटा तार लगाओगे आप उतनी लेंथ में तो एक ही टर्न जा पाएगा। मतलब कि अगर इस वायर का क्रॉस सेक्शनल डायमीटर डी है, तो सिलेंडर के डी लेंथ में एक ही टर्न पास हो पाएगा। जितना मोटा तार होगा उतने मोटे पार्ट में सिंगल टर्न आ रहा है, तो डी डायमीटर में एक टर्न जा रहा है। और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन इंटू एल है, एन इंटू एल टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। हर एक टर्न डी विड्थ मोटा है तो मल्टीप्लाइड बाय डी, तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी, एंड इट शुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ सिलेंडर। पहला टर्न डी विड्थ का, इसके बाद जब दूसरा टर्न आएगा तो वो भी डी विड्थ ऑक्यूपाई करेगा। डी विड्थ फर्स्ट टर्न का, डी विड्थ सेकंड टर्न का, डी विड्थ थर्ड वाले टर्न का। तो पहला टर्न डी, दूसरा टर्न डी, तीसरा टर्न डी, चौथा टर्न डी, जितने टर्न है उन सबकी डी से मल्टीप्लाई कर दे तो ये टोटल लेंथ आ जानी चाहिए। एंड दैट मीन्स कि जो डायमीटर आएगा वो 1/n आएगा।
और जब एरिया पुट करेंगे तो ये पाई अपॉन 4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, विच मीन्स ये पाई अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन एन का स्क्वायर, ये बनेगा ये। इससे हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो क्वेश्चन वैसे डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस निकालने का पार्ट है इसके अंदर, वो एक ऑन द स्पॉट स्ट्राइक करने में चांसेस कम है इसमें। ऑन द स्पॉट हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेंथ और एरिया कौन सा रखना है कहां पर। इंडक्टेंस में जो एरिया और लेंथ है वो सोलेनोइड के हैं। रेजिस्टेंस में जो एरिया और लेंथ है वो उस तार का होना चाहिए जो तार उसके ऊपर लपेटा जा रहा है, वो वायर का होना चाहिए। बाकी tan phi इज इक्वल टू ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर। ना ये तो हो गया पिछले असाइनमेंट्स में। जल्दी से जल्दी जो बचे हुए क्वेश्चन है, रिवीजन शीट 11 करके जो दी गई थी, उनमें जो बचे हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस करें। रिवीजन शीट 11 में, रिवीजन शीट 11 में 15 नंबर का क्वेश्चन जो है, 15 नंबर क्वेश्चन, रिवीजन शीट 11 में 15 नंबर क्वेश्चन में वो कुछ ये है कि ऐसे करके इन्होंने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखे हैं, सॉरी, दो प्लेट्स एक कैपेसिटर के, एक कैपेसिटर की दो प्लेट्स है जिनके बीच में, इनके बीच में कोई लिक्विड है। कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में एक लिक्विड है और वो लिक्विड v वेलोसिटी से चल रहा है। दोनों प्लेट्स के बीच में जो लिक्विड है, ये लिक्विड v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वो प्लेट्स के पैरेलल है। तो प्लेट के पैरेलल है, इसका मतलब प्लेट की इन दो डायमेंशंस में से किसी एक डायमेंशन के पैरेलल है। प्लेट्स की जो दो डायमेंशंस हैं, इनमें से किसी एक डायमेंशन के पैरेलल में लिक्विड मूव कर रहा है। उस लिक्विड की रेजिस्टिविटी है, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, वो भी प्लेट के पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड प्लेट के पैरेलल है और लिक्विड की फ्लो करने के परपेंडिकुलर है। तो प्लेट का पैरेलल मतलब दोनों एज में से किसी एक एज का पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड प्लेट के भी पैरेलल है और लिक्विड के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब अगर लिक्विड की फ्लो करने की डायरेक्शन ये स्मॉलर एज के पैरेलल है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस बड़ी वाली एज के पैरेलल जा रही होगी। जो बड़ी वाली एज है इसके परपेंडिकुलर, यानी ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का हुआ। अब रेजिस्टिविटी देने का मतलब ये कंडक्टिंग मीडियम है। जब ये मीडियम कंडक्टिंग होगा, यानी एक तरीके से कंडक्टर मूव कर रहा है यहां पर, इसको हम डी लेंथ का कंडक्टर मान सकते हैं। सिचुएशन को ऐसे मान सकते हो कि डी लेंथ का एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर जिसकी लेंथ डी है, वो v वेलोसिटी से चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो अगर डी लेंथ का कंडक्टर v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो इसके अक्रॉस एक ईएमएफ जनरेट होगा, कंसेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ, जो इस केस में VBL होगा। सिमिलरली इस लिक्विड में एक ईएमएफ जनरेट कर जाएगा, कंडक्टर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ईएमएफ का कंसेप्ट है VBL। और इस ईएमएफ की वजह से एक रेजिस्टेंस करंट फ्लो करेगी। इसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है, सर्किट में कैपिटल आर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है। जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसको बैटरी मान सकते हैं। मतलब एक तरीके से VBD एक बैटरी हो गई, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है,
मतलब ये जो मूविंग लिक्विड है ये बैटरी का काम करेगा, मूविंग लिक्विड एज अ बैटरी। और उस मूविंग लिक्विड की रेजिस्टिविटी की वजह से इसके अंदर एक रेजिस्टेंस भी है। मूविंग लिक्विड इन मैग्नेटिक फील्ड बिहेव लाइक अ बैटरी, ईएमएफ वीबीएल, एंड मूविंग लिक्विड विल हैव सम रेजिस्टेंस, वो एज इंटरनल रेजिस्टेंस काम करेगा। रेजिस्टेंस विल बी रेजिस्टिविटी रो, लेंथ d upon area of cross section which is plate area. Plate area is capital A. और उसके बाद अपने आप समझ सकते हैं कि कैपिटल आर में मैक्सिमम पावर कब आएगी। तो कैपिटल आर में मैक्सिमम पावर लाने के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर को बराबर कर देंगे एंड एक सिंपल सा सर्किट बन जाएगा ये। फोर्टीन्थ नंबर क्वेश्चन। 14th नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक वायर की रिंग है, जिस वायर की रिंग है और वो सोलेनाइड के अंदर है। तो हम एक काम करेंगे, सोलेनाइड का क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं आपको। सोलेनाइड सिलिंड्रिकल ज्योमेट्री होती है, तो सोलेनाइड सिलिंड्रिकल ज्योमेट्री का क्रॉस सेक्शन आप सर्किल के फॉर्म में दिखा सकते हो। सपोज ये सर्किल सोलेनाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और मान लेते हैं कि सोलेनाइड के अंदर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। सर्किल रिप्रेजेंटिंग द सोलेनाइड, उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मान लेते हैं और उस सोलेनाइड के अंदर एक रिंग दी रखी है, स्मॉल ए रेडियस और रेजिस्टेंस स्मॉल आई। तो इसके इनसाइड में एक रिंग मान लेते हैं। इस रिंग का रेडियस प्रोवाइड किया गया है स्मॉल ए, रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया गया इसका। सोलेनाइड की लेंथ और सोलेनाइड का रेडियस दिया हुआ है। सोलेनाइड की लेंथ और रेडियस देने का मतलब, हाँ देखिए, सोलेनाइड का लेंथ दिया है, सोलेनाइड की रेडियस दी गई है और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस दिया गया है। जैसा क्वेश्चन में कहा गया है कि सोलेनाइड को एक बैटरी से कनेक्ट किया हमने, सोलेनाइड को एक बैटरी से कनेक्ट किया और टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। इसमें थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सोलेनाइड को बैटरी से कनेक्ट करने पर, सोलेनाइड को बैटरी से कनेक्ट किया जा रहा है और रेजिस्टेंस भी दिया जा रहा है साथ में, यानी बेसिकली एक एलआर सर्किट बना रहे हैं। सोलेनाइड का अपना एक सेल्फ इंडक्टेंस होगा और रेजिस्टेंस भी है इस क्वेश्चन में। तो सोलेनाइड को बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब एलआर सर्किट तैयार हो रही है। इसका मतलब जो सोलेनाइड है उसमें जो करंट फ्लो करेगा, करंट इन द सोलेनाइड, एलआर सर्किट के हिसाब से V बाई आर एंड 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाइम कांस्टेंट, ये करंट सोलेनाइड में जाएगी। रेजिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दिया गया है। टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए। हम सोलेनाइड की लेंथ को स्मॉल एल कर दे रहे हैं। सेल्फ इंडक्टेंस अपॉन द रेजिस्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस को निकालने के लिए सोलेनाइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये फाइंड आउट करने के लिए वही जो भी फॉर्मूला लिखा गया था, म्यू नॉट इंटू पाई इंटू बी स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एल। तो कुल मिलाकर के हमारे सोलेनाइड की करंट आ जाएगी, सिंस वो एलआर सर्किट बन रहा है। जो सोलेनाइड में करंट होगी उस करंट का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। सोलेनाइड के करंट से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम सोलेनाइड का फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई सोलेनाइड। सोलेनाइड की करंट फंक्शन ऑफ टाइम है, तो सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड भी फंक्शन ऑफ टाइम है।
LR सर्किट की वजह से करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो मैग्नेटिक फील्ड भी फंक्शन ऑफ टाइम। मैग्नेटिक फील्ड जब फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो रिंग में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और रिंग में कुछ करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। जो रिंग में करंट फ्लो होगी, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट इन द रिंग, वो निकालने के लिए इंड्यूस करंट इन द रिंग विल बी, रिंग का रेजिस्टेंस दे रखा है, सो ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, और ईएमएफ निकालने के लिए डी बाई डी टी ऑफ जो इसका फ्लक्स पास कर रहा होगा, फ्लक्स ऑफ द रिंग, फ्लक्स ऑफ द रिंग विल बी एरिया पाई ए स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड, एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एन आई एस, और उसमें आई एस फंक्शन ऑफ टाइम है, सोलेनोइड की करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी रिंग में जो करंट होगी वो भी फंक्शन ऑफ टाइम होगी। नाउ इस रिंग में करंट जब फ्लो करेगी और ये रिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो रिंग में करंट फ्लो कर रही है और उसके अलावा ये मैग्नेटिक फील्ड में है। नाउ इन्होंने पूछा है रेडियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, इस रिंग का जब यूनिट लेंथ लेंगे हम, यहां पर वो वाला कंसेप्ट लगाना है, फोर्स ऑन अ वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। जब रिंग में करंट फ्लो करेगी तो बेसिकली एक वायर बन जाएगा, एक वायर है जिसमें करंट है और वो वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, सो अ करंट कैरिंग वायर प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, उस पर फोर्स का फॉर्मूला ILB। सो जिस फोर्स की इस क्वेश्चन में बात की जा रही है, जिस फोर्स के बारे में इस क्वेश्चन में बात की जा रही है, वो फोर्स करंट इन द रिंग, क्योंकि यूनिट लेंथ की बात की गई है तो लेंथ 1 और इनटू दिस मैग्नेटिक फील्ड, और अब इसके मैक्सिमम होने की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहले मुझे रिंग में करंट फैराडेज लॉ से निकालना पड़ेगा, फैराडेज लॉ से रिंग में करंट निकालना होगा। सोलेनोइड की करंट LR सर्किट से आ रही है। ये क्वेश्चन चूज मैंने इसलिए किया कि इसमें कई सारे कंसेप्ट मिक्स हो रहे हैं। LR सर्किट का कंसेप्ट, फैराडेज लॉ का कंसेप्ट, सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला याद करना है, सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद करना है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर ILB वो याद होना चाहिए, और अब इसके मैक्सिमम मिनिमा की प्रॉपर्टी, फोर्स के मैक्सिमम होने के लिए टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे। इतना करने के बाद करेंगे तो कहीं जाकर के इसमें आंसर मिलेगा। सोलेनाइड को जब बैटरी से कनेक्ट किया तो LR सर्किट बना, LR सर्किट में एक्सपोनेंशियल करंट चली गई, एक्सपोनेंशियल करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन हो गई, मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन हो गया तो रिंग के फ्लक्स में चेंज आएगा, रिंग का फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने से यहाँ पर करंट इंड्यूस होगी, वो इंड्यूस करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फोर्स आएगा, उस फोर्स के मैक्सिमम होने की बात की गई है। मतलब ये मिक्सिंग ऑफ कंसेप्ट है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा आउट ऑफ द लीग है, आउट ऑफ द लीग क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सोलेनाइड के सेंटर पर एक रिंग है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की, रिंग की थिकनेस h प्रोवाइड की गई है और इनसाइड आउटसाइड रेडियस भी दे रखा है इसकी। अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा इसकी फिगर कैसी बनेगी। रिंग है जिसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, रिंग ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। तो पहली बात तो एक रिंग बनाना है, रिंग कह रहे हैं वो, और साथ में कह रहे हैं कि वो जो रिंग है उसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है।
मतलब अगर ऐसे मैं रिंग बनाऊं तो क्वेश्चन के हिसाब से इस रिंग को जब काटेंगे तो इसका फ्रंट क्रॉस सेक्शन स्क्वायर के फॉर्म में दिखना चाहिए आपको। अगर रिंग को बीच में से कट करके देखा जाएगा तो वो एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होगा, टोराइड जैसा होगा ये, एक टोराइड जैसा केस बनेगा, डोनट जैसा, डोनट स्टाइल का बनेगा ये। मतलब डोनट वाली रिंग मान सकते हैं जिसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। और क्वेश्चन के हिसाब से इसका इनर रेडियस ए दे रखा है, आउटर रेडियस बी गिवन है, ये जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है इसकी हाइट एच गिवन है, और ये पूरा सेटअप एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड में। कंप्लीट सेटअप सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। सो दैट मीन्स इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग विथ टाइम अल्फा इंटू टी। अब पूछा गया है कि इसमें इंडक्टेंस को नेग्लेक्ट करना है और इंड्यूस करंट निकालना है। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है हमें कि सबसे पहले तो क्या है कि हमें ये समझना होता है कि जो इंड्यूस करंट है वो किसी लूप में इंड्यूस हो रहा है, वो इंड्यूस हो कहाँ रहा है पहले उसको ध्यान से देखते हैं। रिंग की थिकनेस प्रोवाइड करी गई है, मेन पार्ट है कि रिंग की मोटाई दी गई है आपको, क्रॉस सेक्शन दिया गया इसके अंदर। मीन्स जो हम करंट निकालने वाले हैं यहाँ पर, इसको बहुत केयरफुली समझते हैं कि रिंग का क्रॉस सेक्शन देने का क्या इंटेंशन है यहाँ पर। इंटेंशन ऑफ गिविंग क्रॉस सेक्शन मीन्स जो करंट इसमें इंड्यूस होगी वो इस एंटायर क्रॉस सेक्शन से जाएगी। इंड्यूस करंट इस पूरे क्रॉस सेक्शन से हो करके जा रही होगी, यानी कि ये करंट एक डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है। मतलब ये करंट थिकनेस देने का मतलब हुआ कि ये करंट एक पूरे एरिया से फ्लो करके निकल रही है। अगर पतला सा रिंग होता, थिकनेस ना होती उसकी, अगर रिंग पतली होती और उसकी थिकनेस ना होती तो वो हम बोलते हैं करंट एक लूप में फ्लो कर रहा है, लूप में करंट इन अ लूप। अगर रिंग में थिकनेस 0 दे दे, वो डायरेक्ट निकाल सकते थे, ईएमएफ निकालते और रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते। थिकनेस देने का मतलब ये हुआ कि जो भी करंट इंड्यूस हुआ है वो एक पर्टिकुलर एरिया से डिस्ट्रीब्यूट होकर के जा रहा होगा। तो जब एरिया से डिस्ट्रीब्यूट होकर के करंट जा रहा होगा तो पहले हम करंट फाइंड आउट करेंगे इन अ डिफरेंशियल एरिया। डिफरेंशियल एरिया क्या करेंगे, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका एक स्ट्रिप चूज करेंगे, इस क्रॉस सेक्शन में से एक डिफरेंशियल स्ट्रिप चूज करेंगे डीआर विड्थ का, और मान लेंगे कि सेंटर से वो स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर डीआर विड्थ की स्ट्रिप, और ये स्ट्रिप को एक, ये जो स्ट्रिप बनेगी जिसकी थिकनेस डीआर है, इसको आप लूप मान सकते हो। पूरे रिंग को हम लूप नहीं मान सकते क्योंकि उसमें थिकनेस ज्यादा है, बट अगर हम सिर्फ डीआर थिकनेस पे फोकस करें तो डीआर थिकनेस के करस्पॉन्डिंग जो सर्कल बनेगा, डीआर थिकनेस के करस्पॉन्डिंग ये जो पूरा सर्कल दिखेगा आपको, कंप्लीट सर्कल ऑफ डीआर थिकनेस, उसको एक लूप मान सकते हो। और फैराडेज लॉ एक्चुअली लूप में लगाना होता है हमें, और लूप का मतलब एक तार जिसकी थिकनेस ना हो कोई, थिकनेस होने की वजह से हमने डीआर थिकनेस किया, डीआर थिकनेस के करस्पॉन्डिंग जो सर्कल बनेगा, डीआर थिकनेस के करस्पॉन्डिंग जो सर्कल बनेगा उसमें हम फैराडेज लॉ से करंट निकाल सकते हैं। सो सेंटर से स्मॉल आर रेडियस का और डीआर थिकनेस का एक सर्कुलर लूप, सेंटर से स्मॉल आर रेडियस का और डीआर थिकनेस का सर्कुलर लूप, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया ऑफ लूप इनटू गिवन मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स हो गया,
फ्लक्स फ्लक्स थ्रू अ लूप ऑफ रेडियस स्मॉल आर रेडियस का जो लूप बनेगा उसका फ्लक्स, उसका डी बाई डी टी ईएमएफ हो गया, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस विल बी रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ वायर का रखना होता है, तो स्मॉल आर रेडियस का जो वायर है वो पूरा एक सर्किल कंप्लीट करेगा, ये वायर पूरा एक सर्किल कंप्लीट करेगा, जिसकी वजह से टोटल लेंथ ऑफ द वायर विल बी 2 पाई आर डिवाइडेड बाय उस वायर का क्रॉस सेक्शन, डी आर थिकनेस है और एच हाइट है, एच हाइट और डी आर थिकनेस, तो क्रॉस सेक्शनल रेडियस एच डी आर, ये होगा करंट जो डी आर विड्थ के थ्रू जा रहा होगा, फ्लक्स उसका डिफरेंशिएशन ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, करंट थ्रू डी आर विड्थ, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे जब डी आर की लिमिट्स के हिसाब से ए से बी, देन द टोटल करंट आ जाएगा इसमें, टोटल करंट ऑफ रिंग आ जाएगा इसमें। यही काम नाइन्थ क्वेश्चन में करना है, बस नाइन्थ क्वेश्चन में करंट का फंक्शन अलग है। एग्जैक्टली जो चीज यहाँ पर करी गई है 13th क्वेश्चन में, सिमिलर वर्किंग नाइन्थ क्वेश्चन में करके आंसर ला सकते हैं, सिमिलर वर्किंग इन द नाइन्थ क्वेश्चन। नहीं सॉरी 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 सॉरी, नाइन्थ डिफरेंट हो गया, नाइन्थ अलग हो गया, इस पर इसको कर लेते हैं 13th, नाइन्थ अलग है। नाइन्थ क्वेश्चन डिफरेंट है, नाइन्थ में ये चीज है, नाइन्थ में क्या है कि ऐसे टोराइड दिया गया और उसके अंदर से एक लॉन्ग वायर पास हो रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इस क्वेश्चन को समझने में हम गलती करेंगे, इसमें एक्चुअली जो वो दे रखा है कि नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, वो जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो एक्चुअली इसमें ऐसा केस है, ये जो टोराइड है जिसके अंदर से ये लॉन्ग वायर गया है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो इसके अराउंड ऐसे वाउंड किए गए इस तरीके से, फिर सेकेंड टर्न इसके अराउंड ऐसे वाउंड किया गया है, फिर तीसरा टर्न इसके अराउंड वाउंड किया गया है ऐसे, इस तरीके से एन नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब पूरे सर्कल में एन नंबर ऑफ टर्न्स लपेटे गए, मतलब यहां पर कुछ टर्न्स होंगे, इसके बगल में फिर यहां पर कुछ टर्न्स आ रहे होंगे, एंड सो ऑन करके एन नंबर ऑफ टर्न्स इस सर्कल पर लपेटे गए। हाँ, हाइट इसकी एच दे रखी है और इनर रेडियस ए और आउटर रेडियस बी, तो इसमें से करंट निकालना है। तो इसमें जो ये अलग कहानी है, देखिए इसमें क्या है, जो करंट फ्लो होगी वो इन रेक्टेंगल्स वाले लूप में होगी, करंट लूप में चल रही है, मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो ये जो एन नंबर ऑफ टर्न्स है, जो ये हर एक टर्न है इसमें से करंट जारी होगी, अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस तरीके से इंड्यूस्ड करंट आ रही होंगी, तो करंट इज ऑलरेडी इन अ सिंगल लूप, फिर नेक्स्ट वाला लूप आ जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला लूप आ जाएगा, ऐसे करके करंट चल रहा है इसमें। बट उस लूप के अंदर से जो फ्लक्स पास हो रहा है, मतलब अगर इसको हम सेपरेटली देखें, अगर हमारा सारा फोकस किसी एक सिंगल लूप पे आ जाए, कोई एक सिंगल लूप ले लीजिए इसमें से,
इतने टर्न्स में से कोई एक टर्न कंसिडर कर लीजिए। तो ये बेसिकली उस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा कि एक लॉन्ग वायर और उसके सामने एक रेक्टेंगुलर लूप है। इस लूप की इस लूप का जो नियरेस्ट पार्ट है वो इस वायर से ए डिस्टेंस पर है और इस लूप का फार्देस्ट पार्ट बी डिस्टेंस पर है। तो वायर से ए डिस्टेंस पर उसकी एक साइड होगी और वायर से बी डिस्टेंस पर उस लूप की दूसरी साइड होगी। ये हाइट h हो गई, एक डिस्टेंस इसमें ए है, दूसरा डिस्टेंस बी है। तो ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हो जाएगा कि एक लॉन्ग वायर के साइड में हमने लूप रखा हुआ है, लॉन्ग वायर है उसके साइड में लूप रखा है, इसका फ्लक्स निकाल सकते हैं स्ट्रिप चूज करके। ये डिफरेंट क्वेश्चन है। एट्थ नंबर जो क्वेश्चन है, ये 3-4 क्वेश्चन इसको समझाने के लिए लिए गए हैं कि हम ईएमएफ कहाँ कैसे देख रहे हैं उसमें। एट्थ नंबर क्वेश्चन, अब उसमें अगर ध्यान से देखें तो उसमें अलग तरीके से बना रखा है। एट्थ नंबर क्वेश्चन में डिजाइन ऑफ कुछ अलग है। उसमें इस तरीके से क्वाइल बना रखी है, स्पाइरल करके क्वाइल बना रखी है। और अब इसमें ईएमएफ निकालना है। तो अब इसमें तरीका क्या होगा कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस निकालना है, कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब ये क्या है, ये सिस्टम अलग हो गया। ये सिस्टम क्या हो गया, अगर हम इनसाइड से आउटसाइड जाए, इनसाइड से आउटसाइड, तो बेसिकली सबसे अंदर स्टार्ट करेंगे तो ये पहला फर्स्ट लूप हो गया, देन सेकंड लूप, थर्ड लूप, फोर्थ लूप, फिफ्थ लूप, सिक्स्थ लूप, सेवेंथ लूप एंड सो ऑन करके। मतलब ये जो सिस्टम है ये कॉम्बिनेशन ऑफ लूप है, इसमें कई सारे लूप कंबाइन किए गए हैं डिफरेंट साइज के। फर्स्ट लूप सबसे छोटा है, सेकंड लूप उससे बड़ा है, थर्ड लूप उससे बड़ा है, फोर्थ लूप उससे ज्यादा है, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो कई सारे लूप डिफरेंट डिफरेंट साइज के सीरीज में कंबाइन किए गए हैं। क्योंकि जो वायर है वो सब में एक ही चल रहा है, पहले पहले एक लूप बनाया, फिर उसी वायर से दूसरा लूप, सेम वायर से तीसरा लूप, सेम वायर से चौथा लूप, फिफ्थ लूप। जिसको आप कह सकते हो कि कई सारे लूप सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करे गए हैं। हर एक लूप में अपना अपना ईएमएफ आ रहा होगा। पहले लूप में ईएमएफ, दूसरे लूप में ईएमएफ, तीसरे लूप में ईएमएफ, चौथे लूप में ईएमएफ, सारे लूप सीरीज में है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर कई सारे ईएमएफ सीरीज में ऐड करे गए हैं। कई सारे ईएमएफ सीरीज में जब ऐड करते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से जो नेट ईएमएफ निकालते हैं वो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ कहेंगे। ईएमएफ इज प्रेजेंट इन ईच लूप एंड ऑल द लूप्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज। सो सम ऑफ ईएमएफ निकालना है हमें। सम ऑफ ईएमएफ मतलब इंटीग्रेशन करना होगा यहाँ पर, क्योंकि कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल आर रेडियस का एक लूप मान करके ईएमएफ इन दैट लूप निकाल लेते हैं। स्मॉल आर रेडियस पे जो लूप होगा, जो स्मॉल आर रेडियस का है उसमें कितना ईएमएफ है ये निकाल लेते हैं। और ये हम निकालेंगे डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर एरिया मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ये ईएमएफ आ जाएगा इन अ लूप ऑफ रेडियस स्मॉल आर। जिस लूप का रेडियस स्मॉल आर है उसके अंदर इतना ईएमएफ है। और उसके बाद हम डी आर विड्थ ले लेंगे। और डी आर विड्थ में जितने नंबर ऑफ टर्न आएंगे उससे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न इन द डी आर विड्थ। सो वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय टोटल रेडियस इनटू डी आर विड्थ, यूनिटरी मेथड के हिसाब से। कि अगर टोटल रेडियस में
n नंबर ऑफ टर्न्स एकोमोडेट हो रहे हैं, तो डी विड्थ के अंदर इतने टर्न आएंगे, तो ये ईएमएफ डी पार्ट का आ जाएगा। और जब डी पार्ट का ईएमएफ मतलब कि ये डी आ जाएगा, तो नेट ईएमएफ निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे डी को, और उसमें जो आर है उसकी लिमिट 0 से ए तक रख देंगे। तो ये समेशन ऑफ ईएमएफ का एग्जांपल है। 8th क्वेश्चन, बी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्वेश्चन में दिया गया, हमें बी ऑलरेडी दिया गया है, बी नॉट साइन ओमेगा टी। इसका ध्यान रखना होता है कि जो डी फाइव बाई डी टी है वो लूप में लगाया जाता है, और लूप मतलब एक पतला सा तार जो किसी राउंड शेप का होगा, सर्किल स्क्वायर किसी फॉर्म पे। थिकनेस दे दी गई है वायर के अंदर, इसका मतलब वहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड करंट हो गई, तो उसके डिफरेंशियल पार्ट से निकालें, और ये कई सारे लूप को कंबाइन करके निकाला गया है। इसमें जो 11th नंबर क्वेश्चन है, ये एलसी सर्किट के ऊपर है। एलसी सर्किट में एनर्जी डब्ल्यू दी गई है, एलसी सर्किट की एनर्जी डब्ल्यू। उसके बाद कैपेसिटर की प्लेट्स को मूव करके फ्रीक्वेंसी को चेंज किया गया है। तो कितना वर्क किया गया इसमें, एलसी सर्किट क्वेश्चन। एलसी सर्किट की प्रॉपर्टी की एनर्जी कंजर्व होती है, तो इनिशियल एनर्जी, अगर हम बात करूं कि एलसी सर्किट में जो इनिशियल एनर्जी होगी दैट इज क्यू स्क्वायर बाई 2c। सपोज कि क्यू मैक्स स्क्वायर बाई 2c होगा इनिशियल एनर्जी। एलसी सर्किट की प्रॉपर्टी याद रखना होता है कि जो टोटल एनर्जी है उसको हम कैपेसिटर की मैक्सिमम एनर्जी या फिर इंडक्टर की मैक्सिमम एनर्जी के बराबर कर सकते हैं। जो कैपेसिटर या इंडक्टर की मैक्सिमम एनर्जी है वही उस सर्किट की टोटल एनर्जी। अब हमने कैपेसिटर की प्लेट्स को सेपरेट कर दिया, कैपेसिटर की प्लेट का सेपरेशन बढ़ा दिया। तो जब कैपेसिटर की प्लेट का सेपरेशन बढ़ाएंगे तो एनर्जी ऑफ एलसी सर्किट चेंज होगा। इनिशियल एनर्जी ऑफ एलसी सर्किट, नाउ फाइनल एनर्जी ऑफ एलसी सर्किट। क्योंकि इस क्वेश्चन में बैटरी कोई नहीं है, तो एलसी सर्किट में कैपेसिटर पे जो भी चार्ज होगा वो कंजर्व रहेगा। कंजर्व होने का मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर की प्लेट्स का सेपरेशन बढ़ाने से पहले, कैपेसिटर की प्लेट का सेपरेशन बढ़ाने से पहले अगर एलसी सर्किट के कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज इतना है, तो एलसी सर्किट में कैपेसिटर का सेपरेशन चेंज करने के बावजूद भी कैपेसिटर के ऊपर जो मैक्सिमम चार्ज अपीयर होगा वो आप ऐसे ही निकालोगे, सेम ही चीज करके, बिकॉज सेम एनर्जी है हमारे पास। अगर हम मान लें कि मैक्सिमम चार्ज के हिसाब से, तो देन क्यू स्क्वायर अपॉन 2, इसमें नया कैपेसिटेंस सी डैश कर दीजिए, न्यू कैपेसिटेंस सी डैश। न्यू कैपेसिटेंस क्योंकि प्लेट सेपरेशन चेंज करी गई है, और इस तरीके से चेंज करी गई है कि फ्रीक्वेंसी ईटा टाइम्स चेंज हुई है, तो कितना वर्क किया गया इसमें। ये चीज हमें डब्ल्यू दी गई है क्वेश्चन में, इनिशियल एनर्जी ऑलरेडी डब्ल्यू दिया हुआ है। अब हमने कैपेसिटेंस को चेंज किया है और इस तरीके से चेंज किया है कि एलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी बदल गई। इसको हम डब्ल्यू डैश मान लेते हैं। सो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू डैश इक्वल टू सी डैश बाई सी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अगर हम ओमेगा याद करें तो ओमेगा होता है 1/√LC, तो फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई रूट ऑफ ओमेगा ऑफ एनी एलसी सर्किट।
पर निकालेंगे। और इसमें ध्यान देना है कि हम सिर्फ कैपेसिटेंस को चेंज कर रहे हैं, इंडक्टेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ओमेगा इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज 1/√L पहला वाला कैपेसिटेंस, और जब फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया हमने तो 2 पाई एफ डैश इज 1/√LC डैश। इन दोनों को डिवाइड करके, दोनों को डिवाइड करेंगे तो f/f डैश की वैल्यू, f/f डैश की वैल्यू √C डैश बाई C आएगा। और C डैश बाई C को रख करके हम W डैश निकाल सकते हैं, W डैश। मतलब इसको यहाँ पर ले जाइए, C डैश बाई C की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, और फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्वेश्चन में दिया गया। फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्वेश्चन में देने का मतलब C डैश बाई C क्वेश्चन में दिया गया है। C डैश बाई C क्वेश्चन में देने का मतलब W डैश की वैल्यू W के फॉर्म में आ जाएगी, और W डैश की वैल्यू जब W के फॉर्म में आ जाएगी तो दोनों एनर्जी में जो डिफरेंस है उतना ही वर्क हमने किया है। तो वर्क डन मतलब इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस, डिफरेंस निकालने के लिए W डैश W के फॉर्म में चाहिए, उसके लिए C डैश बाई C चाहिए। C डैश बाई C निकालने के लिए ये फ्रीक्वेंसी का रेशियो लिया गया। तो ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मतलब जितनी वेराइटीज थी इसमें वो सारी कवर हो चुकी हैं। ठीक है, तो इतना ही रखें, और बाकी अपना नेक्स्ट क्लास में जो बचा हो, कुछ आखिरी क्लास बची है उसमें जो करना होगा कर लेंगे। सर इंस्ट्रूमेंट्स की वीडियो, सर एक क्वेश्चन भेजा है, आपको बता दीजिए प्लीज। वो आपने जो भेजा था क्वेश्चन मेरे ख्याल से वो था कुछ, थोड़ा एक दो इनिशियल एक दो लाइनें बताओ। सर वो कि एक उसमें रेट ऑफ फ्लो हो रहा है, विस्कोसिटी एक एंटी फोर्स KMnO4 और मैग्नेट का डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस हैं, यूनिट वॉल्यूम, और एक स्मॉल ट्यूब से उनका फ्लो हो रहा है। अच्छा, तो फिर एक काम को हम देख के बताएंगे, तो देख हम इसका मतलब हम कोई समझ रहे हैं। ठीक है, अभी इसलिए नहीं बता पाएंगे, ये तो कल बता देंगे, कल किसी टाइम पर आप हमको रिमाइंड करा दीजिएगा, कल दोपहर के टाइम पर रिमाइंडर कर देना तो हम बता देंगे। ठीक है, अभी क्योंकि मेरी क्लास भी है ना एक्चुअली, तो वर्नियर और स्क्रू गॉस की क्लास नहीं हो पा रही, तो उसकी हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है पुराने साल की, वो देख सकते हो, उसमें काफी डिटेल में समझाया गया उसमें कि वर्नियर स्क्रू गॉस की रीडिंग कैसे ली जाती है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।